आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आइए आज हम लोग अपने संविधान के अगली क्लास को पढ़ते हैं, क्योंकि पिछली क्लास आपकी जो थी वो अनुच्छेद 123 तक पूरी हो चुकी थी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच, जो भाग 5 में आता है। और भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में, इनके बारे में बताया गया है, इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए आज इस क्लास में हम लोग अध्ययन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, वास्तव में ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये न्यायिक प्रणाली अमेरिका से ली गई है, जिसे भारत के संविधान के भाग 5 में रखा गया है। यानी कि ये जो न्यायिक प्रणाली और सुप्रीम कोर्ट की प्रणाली है, ये कहाँ से है? अमेरिका से है। और यह किस भाग में रखी गई है? तो भाग 5 में इसको रखा गया है। और भाग 5 के किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद के मध्य में रखा गया है? तो इसे जो है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। अब प्रश्न सबसे पहले यहाँ पर बनता है कि ये सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली है जो एकीकृत न्यायिक प्रणाली के रूप में जानी जाती है। वास्तव में इसकी न्याय की प्रक्रिया 3 स्तर से होकर गुजरती है। इसे त्रिस्तरीय कहा जाता है, मगर इसकी प्रक्रिया के बाद इसकी जो प्रणाली होती है वो एकीकृत प्रणाली है। यानी कि भारत में सभी न्यायों पर, यानी सभी दिए गए कोर्ट के मामलों में जो न्याय होंगे, उन न्यायों पर अपना फैसला सुनाने का अधिकार किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का अकेला और इकलौता अधिकार होता है। तो ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रणाली है जो कि एकीकृत न्याय प्रदान करता है। तो आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 124 की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 124 की बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है कि जिसमें कि सबसे पहले 26 जनवरी, और अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950, यानी कि प्रश्न समझने वाला है यहाँ पर कि 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। अब प्रश्न बनता है कि 26 जनवरी 1950 को जब इसका गठन किया गया तो हमारे भारत में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो 7 न्यायाधीश थे और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश था। यानी कि जब भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस दौरान अपने भारत में 7 न्यायाधीश और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश था, जो कि हीरालाल जे कानिया के नाम से जाने गए। तो ध्यान रखना है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? तो ये प्रश्न बनता है कि हीरालाल जे कानिया, यानी कि ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर गठन के दौरान थे। आइए अनुच्छेद हम 25 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद जो 25 है, इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 25 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की यदि हम बात करें तो उनके वेतन एवं जो भत्ते होते हैं उनके बारे में विधिवत वर्णन किया गया है, क्योंकि इनका वेतन एवं भत्ता किस पर निर्भर करता है? तो संचित निधि पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि इनका वेतन भत्ता संचित निधि पर निर्भर करता है। और जो ऊपर प्रश्न आपका बनता है कि इसका गठन 26 जनवरी 1950 में जब किया गया था, कहाँ? दिल्ली में, तो उस दौरान इनके सदस्यों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या 7 + 1 थी। परंतु यदि हम वर्तमान की भी एक बात कर लेते हैं तो वर्तमान में इनमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 33 + 1 है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 124 के बाद 25 और 25 के बाद 26 पे हम लोग आते हैं। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, परंतु मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में उसके आदेश से की जाएगी। ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 126 में। मगर जान लीजिए कि अनुच्छेद 126 में कार्यकारी न्यायाधीश कौन होता है, यानी कि
जो हरदम के लिए नहीं, परमानेंट के लिए नहीं, केवल कुछ कार्य के करने के लिए कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे न्यायाधीशों को कार्यकारी न्यायाधीश कहा जाता है। ये बात समझना है आपको कि कार्यकारी क्या होता है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वो होता है जो मुख्य न्यायाधीश के बाद दूसरा पद माना जाता है, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एक्स्ट्रा कामों को या उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में या अनुपस्थित के समय कार्यों को करता है, मगर उसके आ जाने के बाद वो पद से हट जाता है। वो होता है कार्यकारी न्यायाधीश। यानी सुप्रीम कोर्ट में एक प्रणाली है, अनुच्छेद 126 से कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। आइए चलते हैं 127। अनुच्छेद 127 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसका मतलब भी समझ लीजिए कि 127 से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि जब हमारे कोर्ट में मामलों की संख्या ज़्यादा होती है या फिर कोई भी काम अदर करने के लिए दिया जाता है, यानी अलग से दिया जाता है, तो उस काम को करने के लिए न्यायाधीश अधिक लगते हैं। तो कुछ न्यायाधीश ऐसे होते हैं कि अलग से नियुक्त कर लिए जाते हैं, मगर कुछ समय के लिए कुछ काम करने के लिए, तो उन्हें हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। जब काम समाप्त हो जाता है तो ये स्वतः हट जाते हैं, यानी इनको हटा दिया जाता है। ऐसे न्यायाधीशों को हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। तो ऐसी प्रणाली की व्यवस्था अनुच्छेद 127 करता है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 128 पे चलते हैं। हमारा भारत का संविधान अनुच्छेद 128 क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीश के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के न्यायालय में बैठकें में उपस्थित होने तथा उनके काम करने के लिए वो अनुरोध कर सकता है, वो बुला सकता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अनुच्छेद 128 में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 128 में साफ साफ बात करी जा रही है कि यदि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो कि अवकाश प्राप्त है यानी छुट्टी पर है, उसका काम खत्म हो चुका है क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, यदि न्यायाधीशों के न्यायालय में यानी इनको यदि अगर कोई काम करने के लिए बुलाया जाता है तो अनुरोध किया जाता है, तो उनको न्यायालय की बैठकों में आने के लिए बुला लिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उनको अनुमोदित कर लिया जाता है, बुलाया जाता है। मगर वही बात होती है कि कुछ चीज़ों की उपस्थिति या कुछ धाराओं या कुछ नियमों कानूनों के निर्माण के समय इनको बुलाया जाता है, बाकी नहीं बुलाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यदि जिस तरीके से हमारे भारत सरकार में मौलिक कर्तव्य बनता है, मौलिक अधिकार के बाद जो मौलिक कर्तव्य आते हैं उसमें बनता है कि यदि भारत सरकार द्वारा बुलाए जाने पर भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि बुलाए जाने पर देश सेवा करे, तो बिल्कुल वही आधार यहाँ रखा गया है। यदि न्यायाधीश रिटायर्ड हो चुका है तब भी यदि हमारा भारत का राष्ट्रपति उसे काम के लिए बुलाता है या सुप्रीम कोर्ट की बैठक में उसे बुलाता है या उनके काम करने के लिए स्पेशली बुलाता है, तो ये अनुरोध हमारा राष्ट्रपति कर सकता है, बुला सकता है अनुच्छेद 28 से। ठीक है, चलते हैं अनुच्छेद 129। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, परीक्षाओं में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक है ये कि प्रामाणिक यानी अनुच्छेद 129 क्या होता है। तो अनुच्छेद 129 वो अनुच्छेद होता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेखीय न्यायालय का अधिकार देता है, एक प्रामाणिक न्यायालय का अधिकार देता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार के मामलों की प्रत्येक प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के पास प्राप्त होते हैं, यानी कि रखे जाते हैं। कोई भी ऐसा मामला नहीं होगा जिसका कोई भी प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के पास ना हो, यानी कि सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास अपने प्रमाण होते हैं। तो बिल्कुल समझ के रखिएगा, प्रामाणिक न्यायालय कौन सा अनुच्छेद होता है जो उसे सुप्रीम कोर्ट को प्रामाणिक न्यायालय बना देता है, कौन सा अनुच्छेद होता है जिसे उसे अभिलेखीय न्यायालय बना देता है। तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय बनाता है अनुच्छेद 129, प्रामाणिक न्यायालय बनाता है 129। चलते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में बहुत ही सिंपल बात कही गई है, बिल्कुल सामान्य बात कही गई है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में अगर
स्थान की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब गठन किया गया था तो उसका स्थान क्या निर्धारण किया गया है, उसका जो एरिया है, स्थान है, क्षेत्र है, क्या निर्धारित किया, तो दिल्ली एनसीआर का एरिया या फिर दिल्ली क्षेत्र इसका मुख्य एरिया है। यानी कि इसे कहाँ स्थापित किया गया है, इसका स्थान क्या है, तो ये दिल्ली में स्थापित है। इसकी स्थापना दिल्ली में हुई और इसका निर्माण भी वहीं दिल्ली में, यानी इसका गठन दिल्ली में और पहले इसकी स्थापना दिल्ली में हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीशों का गठन भी वहीं पर किया गया दिल्ली में। तो उसके स्थान की चर्चा करता है अनुच्छेद 30। आइए अनुच्छेद 131 के बारे में समझते हैं कि क्या कहा गया है। यहां पर बताया गया है कि कुछ अनुच्छेद 131 कुछ ऐसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हमारे सुप्रीम को प्राप्त होते हैं जो कि अनुच्छेद 32, 33 और 34 के माध्यम से उसे मिल जाते हैं। तो उनको समझना है कैसे प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मामले उसको प्राप्त होते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल प्रारंभिक अधिकार होता है वो कौन कौन से हैं। यानी कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक मामलों में अगर कोई भी वाद विवाद होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना पर्सनल मामला होता है, ये उसका प्रारंभिक अधिकार होता है। यदि सिविल मामले की बात करते हैं तो सिविल मामले में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का पहला जो है अधिकार होता है, बिल्कुल ये पहला अधिकार होता है और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है। और इसके बाद यदि अनुच्छेद 134 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 134 में भी आपराधिक मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय अधिकार प्राप्त है। यानी कि यदि कोई आपराधिक कोई मामला है, हाई कोर्ट तक पहुंचा है, तो बिल्कुल वो अपीलीय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय है। यानी आप चाहें तो उस अपराध के बारे के मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है अपील प्राप्त कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय यानी कि कौन से मामलों में, आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकार प्राप्त होता है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 135 में। अनुच्छेद 135 के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा अंतर आपको दिखेगा कि वर्तमान कानून के तहत, यानी कि जो वर्तमान में कानून है हमारे संविधान में, जो भी संविधान में कानून हैं, केंद्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व व्यक्तियों, ठीक है, जो उनकी शक्तियां होती हैं, शक्तियों द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारा सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में जो सुनवाई करेगा वो केवल वर्तमान के संविधान में जो कानून होंगे उन कानूनों के आधार पर अपनी सुनवाई करेगा। यानी कि 10 साल पहले या 2 साल पहले जो कानून थे आज वो संशोधन से बदले जा चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे कानून जो कि आज़ादी के समय थे परंतु अब नहीं है, ऐसे कानूनों पर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। केवल उन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, उन कानूनों पर सुनवाई करेगा जो कि वर्तमान के संविधान में हैं। ये बात इसमें कही गई है। आइए अनुच्छेद 36, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना एक स्वयं का अधिकार प्राप्त है, विवेकी अधिकार प्राप्त होता है, जिसके तहत किसी भी मामले में यदि बात करें तो अपील के लिए उसे जो है विशेष अनुमति का अधिकार होता है। यानी कि जिस तरीके से उसे अपीली अधिकार प्राप्त होता है मामले की, न्यायिक मामले की, आपराधिक मामले की अपील, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को अपने विवेक से, यानी बिना किसी दबाव के, बिना किसी के कहने से विवेकी अधिकार प्राप्त होता है, जो कि जिसके तहत मामला कोई भी हो, कोर्ट का कोई भी मामला हो, उसमें अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त होती है। यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी चल रहे मामले की अपील अपने यहाँ बुला सकता है। ये बात इसमें साफ करी गई है। और यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 137, तो भाई वेरी मोस्ट सब सर्वाधिक बार पेपरों में पूछा जाने वाले प्रश्नों में से एक है कि अनुच्छेद 137 हमारे सुप्रीम कोर्ट को कौन सा अधिकार देता है। तो आपको बताएं, ये अधिकार वो अधिकार होता है जो कि किसी भी भारत के हाई कोर्ट द्वारा जो भी न्यायिक फैसला दिया गया है, जो भी दिया गया है, उस फैसले पर दोबारा फैसला करने का अधिकार उसको सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा फैसला देने का अधिकार, न्याय का पुनर्वलोकन, यानी जो न्याय आपको मिल चुका है पिछली न्यायिक जो है संस्थाओं द्वारा,
उनके बाद भी उनका ये दोबारा अवलोकन कर सकता है और अपना नया जो है आपको फैसला सुनाने का अधिकार रखता है। इसलिए भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है वह एकीकृत न्याय कहलाता है, एकीकृत न्यायालय प्रणाली कहलाता है। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 138, सिंपल सी बात होती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो अधिकार होते हैं, क्षेत्र अधिकार होते हैं, उनमें ये अभिवृद्धि कर देता है। यानी कि सीधी सी बात होती है कि जहां जहां इसे रोका जाता है वहां यदि ये चाहे तो अपने अनुच्छेद 138 का प्रयोग करके जो है उस कार्य को करने का भी ये अधिकार प्राप्त करता है, परंतु उस जगह पर उसे जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का जो है यहाँ पर सलाह की आवश्यकता बनती है। तो यहाँ समझने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट का ही अधिकार है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों चाहे तो अन्य न्यायाधीश हों, तो ये अधिकार किसका होता है? ये सबका अधिकार होता है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो और चाहे तो न्यायाधीश हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 139, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन। यानी कि ये अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को देता है कि जो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कुछ मामले ऐसे होते हैं जो लंबित पड़े होते हैं। तो आप समझिएगा क्वेश्चन को कि जैसे भारत के 25 वर्तमान में हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, और 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश जो है अमरावती हाई कोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, और ये 2014 में इसका गठन किया गया था। यदि बात कर ही रहे हैं तो 1862 में भारत के 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। कौन कौन से एक बार ध्यान रखेंगे? 1862 में 3 हाई कोर्ट का गठन हुआ था, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट। मगर उसके बाद यदि हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था, तो 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ था। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितने हैं? 25 हाई कोर्ट। तो 25 हाई कोर्टों में किसी भी हाई कोर्ट में यदि कोई मामला कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट यदि उस मामले पर नजर करता है तो उस मामले की सुनवाई वहां से हटाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। यानी कि ये इसे विशेषाधिकार प्राप्त होता है अनुच्छेद 139 से। यानी मामले की सुनवाई जो हाई कोर्ट में चल रही थी उसको सीधे बुला सकता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी यहां वादी प्रतिवादी को लाने ले जाने का कोई महत्व नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट ही उस मामले को उठा लेता है अपने पास, किसी को ले नहीं जाना पड़ता है। आइए चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। 140 अनुच्छेद हमसे क्या कहता है? तो अनुच्छेद 140 में बताया गया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो सहायक शक्तियां होती हैं। सहायक का मतलब होता है ये भारत के राष्ट्रपति की सहायता कर सकता है, भारत के कानूनी विधिक प्रकार की प्रणालियों में सहायता कर सकता है, जहां पर कानून निर्माण किए जा रहे हैं वहां पर हमारी सरकार मंत्रिमंडल की सहायता कर सकता है। तो वास्तव में यहां पर इसकी कुछ सहायक शक्तियां होती हैं जो कि हर क्षेत्र में हमारे कानून के निर्माणों में सहयोग कर सकती हैं, राष्ट्रपति को किसी भी मामले में सहयोग कर सकती हैं। आइए अनुच्छेद 141 में देखते हैं कि क्या बताया गया है। बहुत ही छोटी सी बात बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों में लागू होंगे। कहने की बात यह है कि यदि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी संसद कानून नहीं बनाती है, यानी कि कानून बनाने का अधिकार तो केवल संसद को दिया गया है, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी होता है। यानी कि उसे अध्यादेश प्रकार का जारी करने का अधिकार होता है जिसमें वो कोई भी कानून बना सकती है। जैसे कि सिंपल सी बात, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले गत वर्षों में जो है जारी किया गया कि कोई भी भारत का नागरिक किसी दूसरी जाति या धर्म से संबंधित जो है शीर्षक टाइटल का प्रयोग नहीं करेगा। यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, और ये वर्तमान में कानून के रूप में उल्लिखित है।
तो इस प्रकार से कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट कानून बना देगा, घोषित कर देगा, जिसकी घोषणा वो कर देगा, वो भारत के 2500 हाई कोर्ट को स्वीकार करना होगा। यानी कि कोई हाई कोर्ट उसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे मानना ही होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किए गए कानून भारत के प्रत्येक न्यायालय में मान्य होंगे। ये बात इसमें सिद्ध की गई है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 142, इसमें क्या बताया गया है? सिंपल सी बात इसमें भी कही गई है, कोई टफ नहीं है, केवल समझने की कोशिश करिएगा। बात नहीं समझ में आती, हम अपने शब्दों में बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो वादी और प्रतिवादी होते हैं उनके मध्य, जैसे बोला गया, दो पक्षों के मध्य लंबित मामलों में पूर्ण न्याय की शक्ति होती है। यानी कि जैसे कोई दो पक्ष हैं, वो मामले लंबित पड़े हुए हैं, वादी प्रतिवादी के रूप में लंबित पड़े हैं, मगर उन मामलों पे अधिक सुनवाई लंबे समय से नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपनी तरफ से अपनी सुनवाई में रख सकता है, उसे बुला सकता है, ये कहा गया है। तो चलते हैं अनुच्छेद 143, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगर हम बताएं तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इसे याद कर लीजिए। जितने भी सारे आपके एग्जाम होते हैं, यूपीएससी में अगर बात करें तो सर्वाधिक बार क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर बात करते हैं वनडे एग्जाम में, तो बीच बीच में हर पेपर में इसे पूछा जा चुका है। तो प्रश्न बनता है कि 143 क्या होता है? तो आपको बताएं कि यह अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में, यदि राष्ट्रपति को कोई बात समझ में नहीं आती है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको हमारा सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। हाँ, मगर एक छोटी सी बात होती है कि भारत का राष्ट्रपति उस सलाह को स्वीकार करे या ना करे, वो उसकी अपनी मर्जी होती है, मगर परामर्श देने की शक्ति, सलाह देने की शक्ति, पावर किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर, चलते हैं अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 144, तो यहां पर जैसी बात की जा रही है कि भारत के सभी नागरिक हों, चाहे तो अधिकारी हों और चाहे तो न्यायिक लोग हों, न्यायाधीश हों, सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। यानी कि कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल न्यायिक यानी कि न्यायाधीश ही कोर्ट की सहायता करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। सुन लीजिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कानून हैं उनमें सहयोग करें, और भारत के जितने अधिकारी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो कानून होते हैं या उनकी सहायता है वो करने का कर्तव्य होता है। यानी कि वास्तव में ये कर्तव्य है, अगर देखा जाए तो भारत के नागरिकों का कर्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट के या सभी न्यायाधीशों का कर्तव्य है, सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की सहायता की जाए। यानी उसे किसी भी प्रकार से जो है हतोहत न किया जाए, हताहत न किया जाए, उसे सहयोग करते रहना हमारा कर्तव्य बनता है, भारत के नागरिक का कर्तव्य बनता है। आइए चलते हैं अगले अनुच्छेद 145 में क्या बताया गया है। बहुत ही छोटी बात बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो नियम होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उनके नियम कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। बहुत ही छोटी सी बात जो कि व्याख्यात्मक रूप में बड़ी होती है। यानी कि उसके नियम हैं, उसके कानून हैं, उसके कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरीके से ये कानून बनाती है और आदेशों को जारी करती है और किस प्रकार से अपने न्याय की प्रक्रिया को पूरा करती है। ठीक है, चलते हैं अनुच्छेद 146। क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा घुमाऊ है, थोड़ा सा टफ है, मगर समझने में बहुत ही आसान है अगर आप समझेंगे। तो यहां बताया जा रहा है अनुच्छेद 146 में कि जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी हैं वह सेवकों की जो नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएगी जैसा कि वह निर्देश देता है। यानी बात को एक बार फिर से समझेंगे कि अनुच्छेद 146 जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी व सेवक, यानी कि चाहे तो उसके नौकर हों चाहे तो उसके अधिकारी हों, उनकी नियुक्ति सदैव भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएगी जैसा कि वो निर्देश दे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जैसा निर्देश देता है भारत के राष्ट्रपति को,
वैसे ही आधार पर अधिकारी व सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि वहां पर जो अन्य नियुक्त किए जाएंगे, अधिकारी लोग नियुक्त किए जाएंगे जो कि न्यायाधीश नहीं होंगे, जो कि नौकर होंगे, वो किस आधार पर नियुक्त किए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कैसे की जाएगी। ठीक है, चलते हैं अनुच्छेद 147। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 147 की। तो 147 में क्या बताया गया है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई। अगर हम बात करते हैं यूपी SSS या यूपीएससी की या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की, सर्वाधिक बार क्वेश्चनों को यहां पर पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो अनुच्छेद 147 ये सिद्ध करता है, ये घोषित करता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, यानी कि भारत में लघु संविधान किस अधिनियम को कहते हैं? तो अधिनियम 1935 को कहते हैं। और उसके बाद एक अधिनियम है जिसके द्वारा अपने भारत का शासन अब जो भारत के हाथों में प्राप्त हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो यहां पर बात कही जा रही है कि अनुच्छेद 147 है वो भारत सरकार अधिनियम, चाहे तो 1935 हो, चाहे तो संविधान की व्याख्या या अधिनियम 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, इनके बाद भी जो भी आदेश दिए गए ये तो हमारे संविधान में शामिल ही हैं, सुप्रीम कोर्ट में शामिल ही हैं। इनके बाद भी जो मामले बनाए गए उन पर भी अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का। एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भाषा इसकी टफ है, यानी कि समझने में बिल्कुल सामान्य शब्दों में यहां बात करी जा रही है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 व संविधान की व्याख्या, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा भारत के संविधान की जो व्याख्या है, ठीक है, वो और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, इसके बाद भी हजारों कानून घोषित किए जा चुके हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उन कानूनों के आदेश सारे के सारे 147 में है। कहने का मतलब है हमारा सुप्रीम कोर्ट जितने आदेश जारी करता है वो सारे के सारे कहां इकट्ठा रखे जाते हैं? 147 में इकट्ठा रखे जाते हैं। यानी कि जितने 35 से लेकर के आज तक के जितने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हुए हैं कानून के रूप में, जिनको सभी न्यायालयों को मानना होता है, वो सारे के सारे 147 में रखे गए हैं। ये बिल्कुल अपनी भाषा है, ठीक है, आपकी अपनी भाषा में आप इसे मत याद करें, आप ऐसे याद करें अधिनियम 1945 से लेकर के आज तक के जितने कानूनों की घोषणा हमारा सुप्रीम कोर्ट पर्सनल कर चुका है उन सब को यहाँ पर इकट्ठा रखा गया है। आइए चलते हैं, यही बात को यहाँ पर कहा गया है कि कानूनों के संदर्भ में स्पष्टीकरण कहां से प्राप्त होता है, यानी कि संविधान की जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की जिसे हम व्याख्या कहते हैं, यानी कि संविधान की जिसे व्याख्या कहते हैं वही होता है संविधान का स्पष्टीकरण। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको कोर्स अच्छा लगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको इसे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक दे दिया जाएगा और आप ये जो है प्राप्त कर सकते हैं।